नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूँ अजीत सिंह। देखिए, अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और प्राचीन भारत का पिछले क्लास हम लोग बहुत अच्छा से कवर कर चुके हैं। कहाँ? कुषाण वंश तक। कुषाण वंश के बाद नेक्स्ट जो साम्राज्य आता है, वंश आता है उभर करके, वो है हमारा गुप्त वंश। तो आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे में इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे आते हैं, कहां से निकल करके आते हैं, अच्छा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपको ना छूट पाए एग्जाम हॉल में, ऐसा हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए चलते हैं अपना क्लास के ऊपर। देखिए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की हम बात करें तो सबसे पहले बात जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, जानकारी की बात करते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य है क्या। दोस्त, यदि बात किया जाए प्राचीन भारत की बात करें तो मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश ऐसा वंश था जिसने पूरी भारत पर अच्छा से पूरा कब्जा कर लिया था और पूरा भारत पर शासन कर रहा था मौर्य वंश ने। मौर्य वंश के बाद भारत में एक भी ऐसा वंश उभर करके नहीं है जो कि पूरी भारत पर शासन कर पाए। तो मौर्य वंश के पतन के बाद हमारा जो भारत था वो कई खंडों में बट गया, यानी कई छोटे छोटे टुकड़े होते गए, चले गए, कई शासक होते इसमें बने छोटे छोटे। और इसी दौरान जो हमारा विदेशी आक्रमण भी होता है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, किस तरह हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण विदेशी आक्रमण भी होते हैं। कारण ये होता है कि मौर्य वंश के पतन के बाद कोई मजबूत सत्ता भारत में नहीं होती है और एकता में बल है जिसे कहा गया है। और भारत पूरा खंडों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़े होते गए, छोटे छोटे राजाओं होते चले गए। इसके कारण भारत कमजोर जैसे हुआ, खंडों में बट गया, तो विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण को हम लोग पढ़े हैं और विदेशी आक्रमण में लास्ट में कुषाण वंश के पतन होने के बाद एक फिर से न्यू वंश उभर करके आता है, जिस वंश का नाम है ये गुप्त वंश। यानी हमारा प्राचीन भारत में, हमारा भारत में यदि मौर्य वंश के बाद जो मेन जो वंश उभर करके आता है, जो कि पूरी सत्ता को संभालता है, वो है गुप्त वंश। यानी मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का जो दौर है उसमें एक भी कोई खास कोई शासक नहीं बन पाता है जो कि पूरी भारत पर आकर पर अपना सत्ता चला सके। तो इन लोगों हम लोग कैसे कैसे बीच में जो भी दौर था हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गुप्त वंश में आते हैं। तो जैसे इन लोग का छोटे छोटे जब पतन होता है तो एक वंश उभर करके आता है कुषाण वंश के बाद, जिसका नाम है गुप्त वंश। इसका स्रोत की बात करें तो इसका जानकारी ये मिलता है कि इस गुप्त साम्राज्य की जो सत्ता रहा वो 4वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में रहा। यदि ईस्वी की बात करें तो ईस्वी की बात करते हैं तो 300 से लेकर के लगभग 550 ईसा तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, या 300 से 500 तक। लाइट कट गई दोस्त, थोड़ा लाइट चला गया था, लाइट का प्रॉब्लम, कभी अभी इन्वर्टर चालू किया है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, तो इसकी जो स्रोत है, कहां से जानकारी मिलती है, ये 4वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में इसके जो समय रहता है। ईस्वी की बात करें तो 300 से लेकर 350 ईस्वी के बीच का ये लगभग का समय है। ये जो समय है ना, ये लगभग का समय, ये एक्यूरेट समय नहीं है। और दोस्त, इस पूरा क्लास को ये गुप्त वंश पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि इससे जो जितना भी हम लोग शासक के बारे में पढ़ेंगे तो इसका जो शासक सन रहा है, वो सन को लेकर के कई इतिहासकार में बहुत सारा मतलब अलग अलग तथ्य मिलता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उसको ज्यादा सोचकर नहीं चलना है। और क्योंकि ये थोड़ा 19-20 थोड़ा सा हो जाता है, तो चलिए वो अलग बात है। आप ये देखिए, इसे जानकारी कहां से मिला है। गुप्त साम्राज्य का जब स्थापना हुआ तो कहीं तो कहीं लिखी हुई, तब तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो जब जानकारी की बात करें, जानकारी कहां से मिलती है, तो इसका जानकारी मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी एक पुस्तक है, कामसूत्र और कालिदास की जितने भी रचना जो किया हुआ पुस्तक है, उससे इस गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। उसी के मैंने नोट किया हूं। यानी इसे जानकारी कहां से मिलता है, तो मृच्छकटिकम पुस्तक इससे मिलता है, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, नीति सार, कालिदास की रचनाएं द्वारा इसकी जानकारी मिलता है। यानी इसका देखिए, गुप्त साम्राज्य की जानकारी अन्य बहुत जगह से मिलती है। थोड़ा कुछ माने थोड़ा कहीं और से मिला, थोड़ा कहीं और से मिला, ऐसे करके बहुत सारी जगह से इसकी जानकारी मिलती है। जो मेन है उसको हम लोग देखेंगे। तो जानकारी कहां से मिलता है, मृच्छकटिकम,
मुद्रा राक्षस, कामसूत्र, नीतिशास्त्र एवं कालिदास की रचनाएं पुस्तक। अब कालिदास रचनाएं पुस्तक एक दो थोड़ी ना, कालिदास रचना पुस्तक, इसलिए मैं कालिदास का लिख दिया रचनाएं पुस्तक से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लेख की बात करें, इसका लेख मतलब कहाँ से लिखित जानकारी मिलती है, जो कि एक होता है ना वो अभिलेख वगैरह, उसके बारे में बात करें तो इसका जानकारी प्रयाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है एवं एरन अभिलेख, ये तो है ना, ये VVI है, एरन अभिलेख VVI है, ये आगे चल के आपको बिल्कुल अच्छा से बताएंगे इसी में एरन अभिलेख क्या है। तो लेख के बाद प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख से जानकारी मिलता है एवं ताम्रपत्र एवं मुहरों पर लिखा गया लेख से इसकी जानकारी मिलता है। देखिए ताम्र और मुहरों पर लेख, यानी कि जो सिक्का और अभी प्राप्त हुए ना, तो उस पर जो मुहर लगा हुआ था उस टाइप से भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो अभी बताया मुद्रा, मुद्रा से जानकारी सिक्का, तब गुप्त साम्राज्य में क्या सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले थे। तो मुद्रा के बात करें तो सिक्के से भी जानकारी मिलती है। सिक्का से क्या जानकारी मिलती है, तो उसे आर्थिक जानकारी मिलती है, यानी कि उस टाइम का अर्थव्यवस्था क्या था इसकी जानकारी मिलता है। तो जब सोने का सिक्का मिला तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था कुछ तो कुछ मजबूत तभी होगा जब उसने सोने का सिक्का चलाया, तो उसने अर्थव्यवस्था जानकारी मिलता है। कला के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि आगे पढ़ाएंगे कि कला के बारे में क्या जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त जो है वो बीना बजाते हुए एक बीना, समुद्रगुप्त तक आगे चल के इसी में पढ़ेंगे कि बीना बजाते हुए उनका जो सिक्का है उस पर चित्र अंकित किया गया था। तो क्या कला की जानकारी, व्यापार की जानकारी मिलता है। व्यापार मतलब क्या कि जो ये जो गुप्त काल जो सिक्का था वो भारत के कई मतलब पूरा भारत के सभी जगह मिलता था एवं विदेश में भी सिक्का पाया गया है। इससे ये प्रमाणित होता है कि जब विदेश में सिक्का पाया गया है इसका मतलब कि विदेश का व्यापार होता था, पूरा भारत में पाया गया, यानी पूरा भारत में इसका व्यापार होता था, पूरा भारत में इसका साम्राज्य था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यात्रा का विवरण, यानी कि यात्रा के विवरण की बात करें तो इस गुप्त साम्राज्य के में ही दो यात्री आए थे जिसका नाम था क्या, फाहियान और हेनसांग ने, यानी फाहियान और हेनसांग ने इसी के समय भारत आए थे। और इसको किस राजा के सामने, तो हेनसांग है हर्षवर्धन के सामने आया, समय भारत आया था। हर्षवर्धन जब इसमें आगे पढ़ाएंगे उसमें अच्छा सबको डिटेल से समझा देंगे। अब देखिए ये हो गया गुप्त साम्राज्य के जानकारी कि जानकारी का स्रोत कैसे हुआ, काल कब से कब तक रहा, शताब्दी कब से कब, कहां से जानकारी मिलती है, कौन कौन सा शासक के बारे में जानकारी, कौन सा मुद्राएं थी, कौन सा था, सबको हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले आता है कि जो गुप्त वंश है, ये गुप्त वंश की स्थापना किसने किया। तो गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना किए थे श्रीगुप्त ने, यानी कि इस वंश का जो शासक रहे तो श्रीगुप्त, प्रमुख शासक श्रीगुप्त थे जिसने इस वंश का स्थापना किए थे। तो कोई पूछ दे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये संस्थापक तो ये श्रीगुप्त को कहा जाता है, जो कि प्रमुख शासक भी थे। प्रमुख शासक क्या मतलब उतना प्रमुख नहीं थे जितना कि आगे चल के इस वंश में मजबूत शासक बने हैं। तो गुप्त वंश के शासक के बारे में, यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, तो श्रीगुप्त ने। यदि श्रीगुप्त की बात करें तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी के बीच में इसका जो सत्ता को माना जाता है। चलिए इसके बाद इसकी जो जानकारी है कि ये जो गुप्त वंश है इसका जो श्रीगुप्त के बारे में कि श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना किया, क्या मतलब इसका सत्यता है, क्या कुछ सही है गलत है, आखिर क्यों हम लोग बोलते हैं, तो इसकी जानकारी एक लेख है जो कि प्रयाग प्रशस्ति लेख से इसकी जानकारी मिलता है। यानी कि श्रीगुप्त ने इसका गुप्त वंश का संस्थापक था, इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है। और श्रीगुप्त का जो शासन काल रहा वो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, श्रीगुप्त कोई अनेक खास कार्य नहीं किए थे, ये सिर्फ इसका नींव डाल दिए थे और नींव डाल करके ज्यादा थोड़ा मोड़ा काम किए थे। इसके बाद इनका एक लड़का आता है जिसका नाम है घटोत्कच। देखिए घटोत्कच, यानी श्रीगुप्त के बाद जो दूसरा जो शासक आया उसका नाम है घटोत्कच। इसके शासन की बात करें तो 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक ये अपना शासन करता है। इससे एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन ये है
कि घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की, यानी महाराज का जो उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रथम था वो था घटोत्कच, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की, तो ये था घटोत्कच ने। क्लियर। देखिए इस वंश का जो स्टार्टिंग का जो शासक रहे हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये कुछ खास योगदान इन लोग को नहीं रहता है, क्योंकि पूरी तरह से इस क्षेत्र को विस्तार नहीं हो पाता है ये दो शासक से। इसके बाद जो सत्ता जो आती है, जो शासक आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। यानी कि श्रीगुप्त ने स्थापना तो कर दिया इस वंश का, लेकिन सिर्फ स्थापना किया था, साम्राज्य को विस्तार नहीं किया था पूर्ण रूप से। घटोत्कच भी कोई खास नहीं किया। इसके बाद का जो मेन शासक, घटोत्कच के बाद जो शासक आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम कहेंगे। रीजन कि चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मौर्य वंश में, तो चंद्रगुप्त मौर्य हम पढ़ चुके हैं मौर्य वंश में, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इतिहासकार ने चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से इन्हें नोट किया है। तो घटोत्कच के बाद जो शासक आते हैं जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम। इनके सत्ता की बात करें तो 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि श्रीगुप्त जो थे इस वंश का स्थापना किए थे, लेकिन साम्राज्य को विस्तार नहीं किए थे पूर्ण रूप से जो पूरा साम्राज्य को विस्तार किया और पूरा सत्ता अपने हाथ में संभाला, वो है यही चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने पूरा सत्ता को संभाला, पूरा राज्य विस्तार किया, सैन्य को बढ़ावा दिया, बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इस वंश को वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक तो वास्तविक हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के पूरा जो साम्राज्य था उसको विस्तार किया और बढ़ावा दिया और अच्छी ढंग से एक जो था अपना इसको मजबूत किया, इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त सनौत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या गुप्त सनौत चलाया, ये वास्तविक संस्थापक हो गया, इसने गुप्त सनौत चलाया। कब चलाया, तो 319 ईस्वी में इसने गुप्त सनौत चलाया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त पूछता है, क्या पूछता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। क्या, इसने महाराज, देखिए महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। क्लियर। यानी घटोत्कच क्या महाराज की सिर्फ उपाधि धारण किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। यानी ऊपर घटोत्कच छोटा नाम है तो छोटा उपाधि धारण किया, चंद्रगुप्त प्रथम बड़ा है तो बड़ा अब उपाधि धारण किया। मैंने लॉजिक याद करने का ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये कैसे याद रखेंगे। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि, महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। क्लियर। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, देखिए हम लोग इसके पहले भी बिंबिसार के बारे में पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार ने क्या करता था कि हर जगह विवाह करता था, अब विवाह करके अपने साम्राज्य को विस्तार करता था। उसका ही ये भाई है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये भी वैवाहिक माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी, इसने भी क्या वैवाहिक, देखिए वैवाहिक माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करता था। यानी कि हमारे इतिहास में दूसरा शासक था जिसने वैवाहिक माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार करता था। पहला हम लोग कितना बिंबिसार के बारे में पढ़ चुके थे, जो हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे। यानी ये क्लियर हो गया, यानी वैवाहिक माध्यम से किसका, साम्राज्य का विस्तार करता है। क्लियर। कौन, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। यानी चंद्रगुप्त प्रथम सोचा ये भी, चलो ना मेरे को विस्तार करना है तो सबसे पंगा किस लेना है, जहां जाना है वहां काम बन गया, विवाह कर लेते हैं। अब भाई यहाँ विवाह कर लीजिएगा तो रिलेशन बन ही जाएगा, रिलेशन बन जाएगा तो आना जाना हो जाएगा, जब आना जाना हो जाएगा तो काम हो जाएगा। वही इसने सोचा और विवाह करके अपना राज्य को विस्तार करना चाहा। इसी उपलक्ष्य में एक लिच्छवी की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी। लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। क्लियर। किसने, ये
चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम से, मोर मत लगा दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम से इसका विवाह हुआ। और इसी संबंध में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सिक्का चलाया जिस पर राजा रानी का सिक्का था। यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, ये विवाह किया ना तो अपने एक सिक्का चलाया और सिक्का पर राजा रानी का, यानी एक तरफ इसका फोटो था और एक तरफ किसका, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का फोटो था। यानी एक तरफ राजा का एक तरफ रानी का, यानी राजा रानी का सिक्का किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना सिक्का पर। देखिए उस समय भी गजब का लोग प्यार मोहब्बत करता था यार मतलब इतिहास भी गवाह है, विवाह करने के बाद सिक्का चलाया राजा रानी का। तो क्वेश्चन पूछता है कि राजा रानी का सिक्का किसने चलाया, यही चलाया है चंद्रगुप्त प्रथम ने, राजा रानी का सिक्का चलाया था। क्लियर है। अब हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ अभी।